हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आस्क योर डाउट सीरीज जारी है और इस बार जो मैंने आपको टॉपिक दिया था जिसके ऊपर आपको अपने डाउट्स जो पूछने थे वो था कैश बुक। तो आज कैश बुक टॉपिक के जो आपके डाउट्स थे वो लेके आया हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के इस टॉपिक में मैं आपको करवाने जा रहा हूं और यकीन मानिए कि जो भी आज मैं चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें आप अपने दिमाग में रख लो एक बार, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको इन्हीं चीजों को याद रखने से निकल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कैश बुक आप चैप्टर पर डालो। ये कुछ बेसिक चीजें आज मैं सिखाने जा रहा हूं। जिन्होंने कैश बुक नहीं पढ़ा या जो रिवीजन भी कर रहे हैं वो भी जो आपने पढ़ा है उसके साथ इन बेसिक चीजों को अगर आप याद रखोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम एमसीक्यूज इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैश बुक है क्या। कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सबसे पहले कैश बुक प्राइमरी एंट्री यानी पहली ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग यानी पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, पोस्टिंग मतलब लेजर बनाना। तो पहली जो हम पोस्टिंग करते हैं वो कहां करते हैं? कैश बुक में। सो इट इज ए प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक एमसीक्यू कि ये प्राइमरी एंट्री की बुक है और जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं किस ऑर्डर में? ये सेकंड एमसीक्यू आपका बन सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो किस ऑर्डर में की जाती है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में वो हुई, जैसे अभी ट्रांजैक्शन, आज ट्रांजैक्शन हुई तो आज ही रिकॉर्ड होगी, कल वाली कल ही रिकॉर्ड होगी, परसों वाली परसों ही रिकॉर्ड होगी। तो इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस यानी जब जब वो ट्रांजैक्शन हुई तब तब ही उसको रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दो चीजें तो ये निकल के आती हैं। और कैश बुक है क्या? बेसिकली कैश बुक नाम सजेस्ट करता है कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। तो कैश बुक बेसिकली वो बुक है जिसमें हम अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एक बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कैश की फॉर्म में होती है या फिर चेक की फॉर्म में होती है। तो दोनों तरह की ट्रांजैक्शन कैश और चेक से जो हमने रिसिप्ट या पेमेंट की वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसका फॉर्मेट आपको आगे मैं दिखाऊंगा। तो जो भी हमारे पास कैश आया एक तरफ रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड में, और जो भी हमसे कैश गया क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। जो भी हमारे पास चेक आया डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी चेक से पेमेंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कैश बुक वो है जो हमारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। और कैश बुक क्यों बनाई जाती है दोस्तों? कैश अकाउंट आपने नाम सुना होगा। कैश अकाउंट और कैश बुक में फर्क क्या है कि कैश अकाउंट जो है, जब हम बाकी सारे अकाउंट्स बनाते थे एक ही बुक पे कैश का भी एक अकाउंट बना देते हैं, लेकिन वो उस केस में होता है जहां पे बिजनेस जो है एक छोटे स्मॉल स्केल का बिजनेस है जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन कम है, तो उसमें कैश अकाउंट से भी काम चल जाएगा। अकाउंट मतलब एक डेढ़ दो पेज का हम अकाउंट बना लें। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती है, उसके लिए वो अलग से एक बुक मेंटेन करते हैं, पूरी का पूरा रजिस्टर लगा लेते हैं उसके लिए, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। आई होप कैश अकाउंट और कैश बुक में आपको फर्क पता चल गया। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं कहता हूं पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ उनको याद रखना है। तो चलिए उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। क्या है वो पॉइंट्स? ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पेमेंट साइड। यानी जो ये जो डेबिट साइड है, आप सबको पता है कि ये वाली साइड जो होती है ये होती है डेबिट साइड, राइट? ये डेबिट साइड है, आप सबको पता है कि ये क्रेडिट साइड है। तो जो डेबिट साइड है इसमें इस कॉलम में हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, जो भी हमारे पास कैश आया। फॉर एग्जांपल मान लो आपने सेल की कैश में, तो आप रिसिप्ट साइड आपकी ये है, आप जितनी भी आर फॉर रिसिप्ट यहां पे लिखोगे। मान लो कैश में सेल की 5,000 की, आप यहां लिख दोगे। सपोज आपने एक सेल चेक से भी की है वो भी सेल, लेकिन जो कस्टमर है उसने आपको चेक से पेमेंट की, तो आप उसको बैंक कॉलम में लिख दोगे। मान लो 2,000 का उसने आपको चेक दिया। तो जो भी रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो चेक की फॉर्म में है, आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। और पेमेंट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है? कहा क्रेडिट साइड किसके लिए? पेमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज की और मान लो आपने चेक से परचेज किया, आपने इसके लिए एक चेक दिया, तो चेक दिया तो आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि चेक आपका बैंक से क्लियर होगा, बैंक बैलेंस में इफेक्ट करेगा, तो आप इसको इस तरफ रिकॉर्ड करोगे। सपोज करो कि आपने 10,000 की परचेज की, मान लो आपने रेंट दिया और कैश से दिया,
चेक नहीं, कैश रेंट दिया 2000 का, तो आप इस तरफ रिकॉर्ड करोगे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। अब इसमें क्या पता चलता है पूरी कैश बुक में, ये आपकी कैश बुक है, इसमें क्या पता चलता है कि रिसिप्ट कहां से हुई, कहां से हमारे पास से पैसा आया और कहां हमने पेमेंट की, और लास्ट में हमारे पास क्या बैलेंस बचा। तो एक चीज समझ लिया आपने कि डेबिट साइड रिसिप्ट के लिए है और क्रेडिट साइड पेमेंट के लिए। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पॉइंट, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कहता है जो कैश कॉलम है कैश बुक का, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये हमारी कैश बुक है, ये वाला कॉलम कैश कॉलम, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब कि इसकी डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के मुकाबले बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। ये साइड क्रेडिट साइड के मुकाबले हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं हो सकती। या तो डेबिट साइड बड़ी होगी या डेबिट साइड इसके बराबर होगी, कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं होगी। इसलिए इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल इसी की मैं बात करूं तो अगर आप टोटल करो तो ये टोटल मान लो आपको 5000 ही है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद टोटल 5000 ही है, और यहां पे कैश कितना है 2000, ठीक है। तो 5 आपकी रिसिप्ट है, 2000 आपकी कैश में पेमेंट है, तो डिफरेंस आपका कितना बच गया, बैलेंस कैरीड डाउन। कितना डिफरेंस बचा, 3000। दोनों साइड को इस तरह से बैलेंस किया जाता है। अब मैंने कहा कि डेबिट बैलेंस, तो ये वाला बैलेंस आप ये मत सोचो कि इसको क्रेडिट साइड में लिखा गया, हमें ये देखना है कि ये बैलेंस 3000 आया कहां से, इसी 5000 में से बचा हुआ बैलेंस है, और ये 5000 कहां लिखा गया था, डेबिट साइड में। तो जो साइड बड़ी होती है उसी का बैलेंस बोला जाता है। जैसे डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। तो सेकंड एमसीक्यू आपका ये भी बन सकता है, इसमें एक और एमसीक्यू बन सकता है कि जो कैश बुक है उसमें कैश का कौन सा बैलेंस होता है। तो वहां पे ऑप्शंस आ सकती हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, या नन ऑफ दिस। तो हमेशा आप क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस, या मोस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट जाना है तो डेबिट और नील बैलेंस भी हो सकता है। भाई अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो नील बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये जो बैंक कॉलम की अब बात करेंगे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भाई इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखोगे तो ये साइड आपको बड़ी दिख रही है, यहां पे कितना दिख रहा है आपको 10,000, और वहां कितना दिख रहा है बैंक का 2000। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, कितना बैलेंस बचा 8000, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो हो गया क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो वो हो गया डेबिट बैलेंस। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इससे हम मतलब क्या निकाले। अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मींस कि आपने बैंक से ओवरड्रॉ किया, आपने बैंक में कितना पैसा जमा करवाया था 2000, आपने बैंक से कितना निकाल लिया 10, इसका मतलब 8000 आपने बैंक से ज्यादा निकाला। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, बैंक अपने जो भी बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेस कंसर्न्स होते हैं, उनको देता है। तो आपने जमा करवाया सिर्फ 2000 और निकाल लिया, परचेज कर ली 10,000 की चेक देके, इसका मतलब आपने 8000 बैंक का देना है। तो इसको हम बोलेंगे, जो बैलेंस आया है इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से आपने जो ओवर पैसा, जो बैंक से पैसा आपने और निकाला, ज्यादा निकाला, अपने बैलेंस से ज्यादा निकाला, उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ये भी याद रखो। तो क्रेडिट बैलेंस यानी आपका जब क्रेडिट साइड बड़ी हो तो क्रेडिट बैलेंस, और उसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस हो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको थोड़ा सा मिटा के, अगर मैं बोलूं कि बैंक का डेबिट बैलेंस है, चलिए अगर मैं बोलूं, सपोज करो कि ये सेल्स हमने की है 20,000 की। अब आपको ये साइड बड़ी दिख रही है ना बैंक की, यहां कितना है 10, तो 20 में से 10 गया तो बैलेंस कितना बच गया 10,000। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो बैलेंस आपके सामने दिख रहा है आपको, ये हो गया डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कैश एट बैंक, कि आपका कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है। आपने कितना डिपॉजिट किया था 20,000, और कितने की आपने परचेज की 10,000 की, इसका मतलब 10,000 आपके बैंक में पड़ा है, उसको बोलेंगे कैश एट बैंक। तो क्रेडिट बैलेंस जो है, बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट बैलेंस वो रिप्रेजेंट करता है बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। और डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कैश एट बैंक। तो एक और एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया, क्या क्या, कि कैश बुक में कैश का हमेशा
डेबिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस हो सकता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। और बैंक का दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस का मतलब कैश एट बैंक। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डेबिट साइड कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो दोनों तरफ आए, जो दोनों तरफ आए। दोनों तरफ मतलब डेबिट साइड में भी हमें दिखाई दे और क्रेडिट साइड में भी हमें दिखाई दे। ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। अब कौन कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है? दो ही तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। एक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की, और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो जब भी हम कैश बैंक में जमा करवाएंगे या कैश बैंक से निकालेंगे ऑफिस यूज के लिए, तो उसके लिए बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर हमने कैश बैंक में जमा करवाई, इसका मतलब ये रिसिप्ट साइड आपको सबको पता है, ये पेमेंट साइड। अगर हमने कैश बैंक में जमा कराई तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जमा कराने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो रिसिप्ट, बैंक की रिसिप्ट साइड ये है। मान लो मैंने 5000 बैंक में जमा करवाया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया 5000, लेकिन मैंने जमा क्या करवाया? कैश। इसका मतलब कैश बैलेंस मेरा घट गया, तो मैं इसको यहां शो करूंगा। तो ये एक ऐसी एंट्री है जो आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है, एक तरफ बैंक कॉलम में, एक तरफ कैश कॉलम में। ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और इसको आगे, इसके आगे सी लिख दिया जाता है। या फिर आपने कैश निकाली बैंक से, अगर आप कैश निकालोगे तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, तो पेमेंट साइड में आपका 2000 यहां बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे, और क्योंकि कैश बैलेंस बढ़ेगा तो यहां पर भी 2000 रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो बैलेंस बढ़ रहा है उसके इस तरफ रिकॉर्ड करो, और जो बैलेंस घट रहा है उसके इस तरफ यानी क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करो। तो ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। डिटेल में ये प्रैक्टिकल पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, जो मैंने 65 और 66 लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हो, विंग्स एक उड़ान में, वहां करवा चुका हूं। तो अभी इन शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको सिर्फ बेसिक्स याद रखने हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, जो आपके कैश बुक में दोनों तरफ आए, मतलब डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। आगे लिखा है देयर आर मेनली टू कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो ही तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, बट मोस्टली 2 एंट्रीज होती है। 3 उस केस में होंगी जहां पे आपके बैंक 2 हैं, 2 बैंक अकाउंट हैं। मान लो एक जेके बैंक है, एक एसबीआई है, तो बैंक जेके बैंक से आपने एसबीआई में पैसा ट्रांसफर किया या एसबीआई से जेके बैंक में किया, तो उस केस में भी कॉन्ट्रा एंट्री बन सकती है, बट बेसिकली ज्यादातर यही 2 मेथड यूज होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए डिपॉजिटेड चेक इज डिसऑनर्ड इट इज क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जब हमने एक चेक जो जमा हमने बैंक में करवाया था वो डिसऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड का मतलब हो गया कि वो चेक पास ना होना या चेक क्लियर ना होना, उसको कहते हैं डिसऑनर्ड। तो कहता है एक डिपॉजिट चेक जब डिसऑनर्ड होता है इट इज क्रेडिटेड टू, इसको क्रेडिट किया जाता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी उसको क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट साइड आपको पता ही है कौन सी है, ये वाली साइड। तो इस साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है क्रेडिट साइड में, लेकिन किस कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। व्हेन ए डिपॉजिटेड चेक, जब एक डिपॉजिट किया हुआ चेक, मतलब पहले से जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, मान लो एक चेक मुझे आया 1 जनवरी को, मुझे राम ने एक चेक दिया, राम मेरा डेटर था, उसने मुझे पैसा देना था और उसने मुझे पैसा दे दिया, एक चेक दे दिया मान लो 10,000 का, और 1 जनवरी को मैंने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया। अब 2 जनवरी मुझे पता चलता है कि जो चेक मैंने कल बैंक में जमा करवाया वो कैश नहीं हुआ, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि राम एक टाइम मेरा जो डेटर था उसने पैसा देके जो मेरे डेटर्स हैं वो कम हो गए, तो वो फिर से मेरा डेटर बन जाएगा, क्योंकि जब उसने 10,000 पे मुझे दिया था तो मेरे डेटर्स कम हो गए थे 10,000, लेकिन जब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया, तो फिर से ही मेरा डेटर बनेगा। तो मैं इसको फिर से मान लो 2 जनवरी को मुझे पता चलता है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, इट मींस कि अब मैं इसकी एक रिवर्स एंट्री करूंगा, इसको फिर से अपना डेटर बनाऊंगा, तो मैं यहां फिर क्या लिख दूंगा,
मैं यहां राम लिख दूंगा। क्यों भाई, ये चेक वापस मैं राम को भेजूंगा, भाई तेरा चेक तो हो गया डिसऑनर्ड, तो ये पकड़ो अपना चेक, और यहां पे इसको अगेन बैंक कॉलम में ही शो करूंगा। तो एक टाइम राम ने मुझे पैसा दिया था चेक के फॉर्म में, मैंने रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन चेक वो डिसऑनर्ड हुआ, नहीं क्लियर हुआ, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना होगा, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो नील हो जाए। तो यही इसने कहा व्हेन ए डिपॉजिट चेक, इसकी बात कर रहा है कि जब एक चेक डिपॉजिट किया था, इज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया, इट इज क्रेडिट, इसको क्रेडिट किया जाता है। ये देखिए, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट टू बैंक कॉलम, किस कॉलम में क्रेडिट किया जाता है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आते हैं दूसरा, अब इसका उलट, ये तो हमें चेक मिला था और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब कई बार हम किसी को चेक देते हैं और हमारा चेक डिसऑनर्ड होता है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सेवंथ पॉइंट, व्हेन एन इशूड चेक टू क्रेडिटर, हमने किसी क्रेडिटर को एक चेक इशू किया था, कोई हमारा जिसको हमने पैसा देना था, हमारी कोई लाइबिलिटी थी, हमने उसको एक चेक दिया, इज रिटर्न डिसऑनर्ड, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, इट इज डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये कहां लिखा जाएगा, कैश बुक की डेबिट साइड में, और कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो कि 5 जनवरी को मैंने, कोई क्रेडिटर था मेरा, मान लो मेरा क्रेडिटर का नाम था डेविड, मैंने डेविड को 5,000 का चेक दिया था, तो मैंने अपनी पेमेंट साइड में उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये मेरी पेमेंट साइड है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि 5,000 की मैंने पेमेंट थ्रू चेक कर दी है, राइट। अब हुआ ये कि जो चेक मैंने डेविड को दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, मैं गरीब बंदा हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो उस केस में अब क्या एंट्री होगी, अब जो मेरा बैंक बैलेंस एक समय मैं दिख रहा था कि मेरी पेमेंट हुई है, वो तो हुई नहीं, तो जो डेविड मेरा क्रेडिटर था, मेरी लायबिलिटी जो डिक्रीज हुई थी, अगेन वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको पेमेंट नहीं हुई। तो मैं फिर डेविड को यहां लिख दूंगा, टू डेविड। हम यहां पे इसको डेबिट कर लेंगे, लेकिन कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। मैं, क्योंकि मेरा बैलेंस जो है 5,000 वो कम हुआ ही नहीं, तो मैं इसको फिर यहां पे इसको कैंसिलेशन करने के लिए, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अगेन इसको यहां पे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो क्या था, व्हेन एन इशूड चेक, जो चेक मैंने इशू किया था, व्हेन एक चेक मैंने अपने क्रेडिटर को इशू किया था, इज रिटर्न डिसऑनर्ड, जब वो डिसऑनर्ड हो गया तो इसको क्या करना है, इसको डेबिट करना है, किया मैंने डेबिट टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, किसमें, जो हमारी कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो निल किया जा सके, नल किया जा सके। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो जो टाइम मेरी पेमेंट थी, अगेन ये मेरी रिसिप्ट तो नहीं है, जस्ट इसको कैंसिल किया है, मेरा बैलेंस क्योंकि डिक्रीज नहीं हुआ, वही बैलेंस दिखाने के लिए अगेन मैंने 5,000 को यहां पे डेबिट कर दिया। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज when an endorsed check is dishonored, the entry will not be written in the cash book, it will be recorded in journal। ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास कोई चेक आया और हमने उसको एंडोर्स कर दिया, देखिए ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है, ये आपका कैश कॉलम, ये आपका बैंक कॉलम, ये आपका कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, बाकी जो डेट के कॉलम है फॉर्मेलिटीज हैं अभी तो फिलहाल। अब एक चेक मुझे आया, मुझे राम ने चेक दिया, मुझे किसने चेक दिया, राम ने मुझे एक चेक दिया, और वही चेक मैंने आगे किसी के पैसे देने थे, मान लो मैंने शाम के पैसे देने थे, तो मैंने राम का चेक उठा के किसको दे दिया, शाम को। तो इस केस में ना मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना घटा। अब कोई चेक आया, आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, इसका मतलब बैंक बैलेंस आपका बढ़ा नहीं, और वही चेक उठाकर आपने किसी और को दे दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस घटा भी नहीं, वो चेक तो बाहर से ही चला गया। तो जब भी हम कोई चेक एंडोर्स करते हैं किसी को, तो उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, कर भी सकते हो, लेकिन मोस्टली केसेस में हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अगर करोगे भी, इन केस उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी है, तो आप उसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, ना कि बैंक कॉलम में। तो बेटर यही रहता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही मत करो, क्योंकि जो पैसा आपके पास कभी आया नहीं तो वो कभी गया भी नहीं, क्योंकि चेक आया था, आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, सीधा चेक उठा के किसको दे दिया, शाम को। शाम किससे पैसा लेगा, राम से। तो ये इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होगी, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं होगा।
तो इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन इसका अल्टरनेट भी है, अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना भी पड़े तो बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी कैश कॉलम में रिकॉर्डिंग होगी। जब भी वो चेक आएगा कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, और जब किसी को एंडोर्स करोगे तो यहां पर अगेन कैश कॉलम में ही उसको रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। आई होप ये भी क्लियर है। तो सबसे बेटर तरीका है कि जो एंडोर्स की एंट्री है उसको आप रिकॉर्ड ही मत करो। नेक्स्ट, इन द इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब पेटी कैश बुक की बात कर ले। पेटी कैश बुक क्या है? छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए, छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए हेड कैशियर जो होता है, हेड कैशियर मतलब जो कैश बुक मेंटेन करता है। अब देखो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो एक जो हेड कैशियर है जिसने कैश बुक बनानी है, वो अगर पूरे दिन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, रोज ट्रांजैक्शन कैश की 50-100 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, तो गलती होने के चांसेस पक्के हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो क्या करता है, अपना वर्कलोड कम करने के लिए एक पेटी कैशियर होता है, उसको अपॉइंट करता है, यानी एक पर्सन और को अपॉइंट करता है। उसको कहता है भाई छोटे मोटे खर्चे जो हैं, चाय पानी के, पोस्टेज के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे 100-20-50 रुपए के, ये आप अलग से एक बुक में रिकॉर्ड करो। तो वो पेटी कैशियर को कुछ कैश दे देता है कि छोटे मोटे खर्चे आपने रिकॉर्ड करने हैं। मान लो उसको 1000 रुपया कैश दे दिया कि ये 1000 रुपया रखो, अगले एक हफ्ते के खर्चे, एक हफ्ते के यानी 1 वीक के खर्चे आप इसी कैश में से रिकॉर्ड करोगे। तो उसको कहा जाता है पेटी कैश, और जो रिकॉर्डिंग करता है उसको कहा जाता है पेटी कैशियर। तो हेड कैशियर जो है, हेड कैशियर यानी जो कैश बुक बनाता है, वो अपना काम, अपना वर्कलोड कम करने के लिए एक बंदा और अपॉइंट करता है, जिसको कहते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का काम क्या रहेगा कि छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो रिकॉर्ड करेगा, और उन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करना मतलब पेमेंट करना। उन छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ पैसा दे देता है। मान लो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 रुपए दे दिए, इसको बोलेंगे पेटी कैश। कि पेटी मतलब छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसमें से मान लो ये इसने कैश दी कितनी, 1000, और पेटी कैशियर जो है इसने इसमें से खर्चा कर दिया, मान लो इसमें से इसने 700 रुपए खर्च कर दिए, तो पेटी कैशियर के पास कितना बैलेंस बचा, 300। सबसे पहले ये बचा हुआ बैलेंस क्या है, ये एसेट है। ये भी एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में है कि जो बैलेंस ऑफ पेटी कैश है, बैलेंस कितना है, 300, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एसेट बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, या इनकम बोलेंगे। अब क्योंकि कैश में से कैश ही बचा है, तो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट। तो सबसे पहले कि जो बैलेंस ऑफ पेटी कैश है वो हमारा एसेट है। अच्छा, अब इसके पास कितना पैसा बचा, 300। एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, 1 वीक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीक शुरू होगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्योंकि वो 1000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है, तो पेटी कैशियर क्या करेगा, हेड कैशियर क्या करेगा, इसको जितने इसने खर्च किया था 700 रुपए और कैश पे कर देगा, ताकि उसका बैलेंस फिर से 1000 रुपया हो जाए। तो हर बार ऐसा होगा, जितना खर्चा वो करेगा उतना हेड कैशियर उसको देगा, ताकि वो बैलेंस 1000 मेंटेन रहे। तो ऐसे सिस्टम को, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंप्रेस्ड सिस्टम, कि जितना खर्चा किया उतना हेड कैशियर आपको दे देगा, और ऐसे सिस्टम को जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहे, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो पेटी कैश बुक किस लिए बनाई जाती है, टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंडिचर। ये भी एक एमसीक्यू बनेगा कि पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है, टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंडिचर, इनकम नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए। और जो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक है उसको, बैलेंस ऑफ पेटी कैश है, पेटी कैश का जो बैलेंस बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसेट। और जहां पर वो सिस्टम, जहां पर हेड कैशियर पेटी कैशियर को रीइंबर्स करता है जितना खर्चा उसने किया, फॉर एग्जांपल यहां 700 किया था, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे इंप्रेस सिस्टम। तो ये 3 एमसीक्यूज आपको अगर पेटी कैश बुक से कुछ एमसीक्यूज आए तो उसमें से निकल सकता है। अब एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है, कितनी तरह की कैश बुक है, भाई अलग अलग बुक में अलग अलग बताया है। जैसे सीबीएसई की बुक में 2 तरह की कैश बुक है, 2 तरह की सीबीएसई के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में 2 तरह की कैश बुक है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम है, और डबल कॉलम में कैश और बैंक कॉलम है। लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, और एक तीसरी
कैश बुक है पैटी कैश बुक, ये तो है ही। लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अगर बात करो तो सिंगल कॉलम जो है, सिंगल कॉलम उसमें आ गया सिर्फ आपका कैश कॉलम, डबल कॉलम आपका आ गया कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। और जरूरी नहीं है कि कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, कैश एंड डिस्काउंट। और तीसरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश, डिस्काउंट और बैंक कॉलम और फिर पेटी कैश बुक। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एग्जाम में कि कितनी तरह की कैश बुक होती है, क्योंकि कंट्राडिक्शन है। सीबीएसई के सिलेबस में 3 है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 4 है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। और डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम बनते हैं, तो कैश एंड बैंक कॉलम आप लिखोगे। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक में, ट्रिपल कॉलम कैश बुक अगर पूछो कि ट्रिपल कॉलम में कितने कॉलम, कौन कौन सा कॉलम बनता है, तब आप आंसर दे सकते हो कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। लेकिन अगर डबल कॉलम पूछा हो तो कैश एंड बैंक कॉलम, ये आपके डबल कॉलम कैश बुक में ये 2 बनते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के डाउट्स आपके। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर काफी टफ लगता है, तो इसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और नेक्स्ट एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसका जो एमसीक्यू वाला टॉपिक आने वाला है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, कैश बुक। आप ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, की पॉइंट्स बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप सिर्फ इनको याद रखो तो आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए इसी में से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एमसीक्यूज इसी टॉपिक पे आएंगे। वीडियो शेयर करते रहो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।